आज हम स्टार्ट करेंगे आपके पॉलिटी के अंदर राज्य व्यवस्था, उसके अंदर आपके सुप्रीम बोर्ड का नोट्स उनका रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। उसका रिवीजन करा रहा हूँ। तो संयुक्त आपका जिला प्रशासन की बात करेंगे हमने। आज हम जिला प्रशासन के संगठन के बारे में देखेंगे। तो पहले देखें, सर्वप्रथम ऊपर होता है संभागीय आयुक्त, उसके बाद में आपके नीचे आता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के नीचे आपके मुख्य रूप से दो अधिकारी होते हैं, जिला स्तरीय अधिकारी और अतिरिक्त जिला स्तरीय अधिकारी। और थर्ड होता है दोस्तों आपके इस प्रकार से जेल प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, राजस्व प्रशासक होता है और विकास प्रशासक होता है। उसके बाद में पुलिस प्रशासन के बाद देखिए पुलिस प्रशासन उसके बाद में पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उसके बाद में पुलिस उपाधीक्षक, उसके बाद में सीआई, उसके बाद में एसआई, उसके बाद में एएसआई, उसके बाद में हेड कांस्टेबल और उसके बाद में कांस्टेबल। इस प्रकार से ये आपका पुलिस प्रशासन रहेगा। उसके बाद में आपके देखें राजस्व प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर उपखंड अधिकारी आता है। उपखंड अधिकारी के बाद में आपका तहसीलदार आता है। तहसीलदार के बाद आपका नायब तहसीलदार आता है। उसके बाद में गिरदावर आता है। उसके बाद में पटवारी आता है। और उसके बाद में देखें यहाँ पर विकास प्रशासन की बात करें, विकास प्रशासन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी आता है। उसके बाद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आता है। खंड विकास अधिकारी आता है। उसके अतिरिक्त विकास अधिकारी आता है। उसके बाद में सहायक विकास अधिकारी आता है। उसके ग्राम विकास अधिकारी आता है, ठीक है ना। उसी बात देखिए जिला प्रशासन के अंदर संभागीय आयुक्त जिला व राज्य के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। और वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी हेतु इस पद का सृजन किया था। वर्तमान में राजस्थान, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ संभागीय आयुक्त का पद है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात आदि प्रमुख राज्यों में संभागीय आयुक्त का पद नहीं है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त की व्यवस्था का विकास स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में 5 संभाग थे, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। 1962 में राजस्थान संभागीय आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया तथा इनके कार्यों को जिला कलेक्टर व राजस्व मंडल के मध्य विभक्त कर दिया गया, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय, ठीक है ना। 25 वर्ष के बाद 1987 में संभागीय आयुक्त पद को पुनः स्थापित किया गया था। जयपुर को नया संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को भरतपुर को नया संभाग बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। नियुक्ति करें देखें, राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त के पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्त किया जाता है। वर्तमान कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है। संभागीय आयुक्त कार्यालय का संगठन देखें, राजस्थान राज्य के संदर्भ में संभागीय आयुक्त, उसके बाद अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उसके बाद उप निदेशक, उसके बाद तहसीलदार। संभागीय आयुक्त के कार्य देखें, संभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाले जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को बैठक का आयोजन करवाना तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना, जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों, संगठनों, अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना, विभिन्न सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करना तथा मार्गदर्शन प्रदान करना, संभाग में संचालित हो रही विभिन्न विकास योजनाओं पर गतिविधियों पर नजर रखना, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त व अन्य अधिकारियों के वार्षिक गोपनीयता प्रतिवेदन भरना, प्रशासन के विरुद्ध जन शिकायतों को सुनना, आवश्यक निर्णय लेना, राजस्व प्रशासन के कार्मिक विभागों में स्थानांतरण करना तथा पटवारी व गिरदावर करना, कुछ कानूनों के अंतर्गत विभिन्न मुकदमों की सुनवाई करना। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के धारा 75 के अंदर आपका ये लिखा हुआ है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 75 के अंदर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान आबकारी अधिनियम और राजस्थान वन अधिनियम। तो देखिए अन्य कार्य आपके नियमित कार्यों की निगरानी करता है। जयपुर, उसके बाद में देखें जोधपुर मरु विकास कार्यक्रम है। विशिष्ट कार्य क्षेत्र देखें, जोधपुर के अंदर मरु विकास कार्य क्षेत्र है। बीकानेर के अंदर इंदिरा गांधी नहर है। उदयपुर के अंदर जनजातीय विकास है। कोटा के अंदर चंबल कमांड है। अजमेर के अंदर बिसलपुर परियोजना है। और उसके बाद में भरतपुर के अंदर आपके चंबल कमांड है, ठीक है ना। विशेष देखें, राजस्थान में जोधपुर और उदयपुर संभाग में जिले 6 हैं, जो जोधपुर और उदयपुर के अंदर, और जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले हैं। बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर के अंदर 4 जिले हैं। जिला कलेक्टर की बात करें, संविधान में जिला शब्द का प्रयोग 233 यानी जो आपके न्यायाधीश और 243 के अंदर जिला परिषद है, ठीक है ना। संविधान में जिला शब्द का प्रयोग 233 के अंदर जिला न्यायाधीश का नाम दिया गया और 243 के अंदर जिला परिषद का नाम दिया गया है। पद की स्थापना की बात करें, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी जिला कलेक्टर की। प्रथम कलेक्टर ओलफ शेल्डन थे। कलेक्टर को बिहार, कर्नाटक, हरियाणा में डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी जिसे 5 से 7 वर्ष का अनुभव हो। कार्यकाल निश्चित नहीं है। नियुक्ति की प्रणाली आपकी सीधी भर्ती होती है। पदोन्नति द्वारा भी आरएस के अंदर किया जा सकता है। आर्टिकल 311 में पद की सुरक्षा केंद्र सरकार की अनुमति से ही आपका निलंबन होगा, ठीक है ना। केंद्र सरकार की अनुमति से ही इसका निलंबन किया जाएगा। कलेक्टर को मिनी जो आपका गवर्नमेंट के रूप में भी जाना जाता है। रेमंजे मैकडोनाल्ड के अनुसार कलेक्टर का पद ऐसे कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार सवार है। कार्य की बात करें, प्रशासनिक कार्य की बात करें, जिसमें आपकी जनगणना करवाना, चुनाव करवाना, एमपी एमएलए, पंचायती संस्थान, पीआरआई यानी नगरीय निकाय सहकारी समिति, आम आदमी की शिकायतों को सुनना, डाक बंगला या सर्किट हाउस का प्रबंधन,
सरकारी आवासों का आवंटन करना, प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करना, जिले में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना, कर्मचारियों सेवा विलेख संधारण संबंधी कार्य करना, कर्मचारी तंत्र की भर्ती प्रशिक्षण अनुशासनात्मक कार्यवाही पदस्थापन सुनिश्चित करना, सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। जिला कलेक्टर के रूप में राजस्व संबंधी कार्य देखें, भू राजस्व। जिला कलेक्टर के रूप में राजस्व संबंधी कार्य भू राजस्व एकत्रित करना, कृषि कर, सिंचाई कर, स्टाम्प ड्यूटी, नहरी कर, बिक्री कर, आयत कर इत्यादि का संग्रहण करवाना, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करना, भू अभिलेखों को सुरक्षित रखना, निरीक्षण संबंधी कार्य एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी कार्यालयों का निरीक्षण करना। उसके बाद में आएगा आपको राजस्व मुकदमों की सुनवाई करना, जिला राजकोष पर नियंत्रण रखना, भू रूपांतरण संबंधी कार्रवाई करना। उसके बाद में जिला आपकी दंडनायक के रूप में कार्य करता है, कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखता है, जिला पुलिस पर नियंत्रण रखता है, वार्षिक रिपोर्ट गृह विभाग को प्रेषित करता है, पुलिस थानों या आपकी जो यानी कि डायरियों का निरीक्षण करता है, सीआरपीसी के सेक्शन 144 के अंतर्गत शांति भंग के मामले की सुनवाई करता है, रात्रि में पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करता है, रात जाति निवास अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र भी जारी करवाता है। आपका ट्रेडमार्क एक्ट, चीनी कारखाना प्रेस एक्ट, नियंत्रण कानून, एंटरटेनमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करता है, शस्त्र लाइसेंस जारी करना, तस्करी, नशीली दवा, व्यापार या आतंककारी गतिविधियों का नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्र की जांच करवाना, ठीक है ना। जिला विकास अधिकारी के कार्य देखें, जिला आयोजन समिति के माध्यम से जिले की विकास योजना बनाना, विकास योजनाओं में बाधक तत्वों की पहचान करना, जिले में चल रही समस्त विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर निगरानी रखना तथा उनकी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त व राज्य सरकार को प्रस्तुत करना, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को निर्देशित करना। और उसके बाद में GV.K. राव समिति व मेहता समिति की सिफारिश पर विकास कार्यों हेतु पृथक पद सोपान बनाया गया है, ठीक है ना। समन्वय के रूप में कार्य करें, राज्य सरकार से जिले के सरकारी विभागों में समन्वय रखेगा, निजी संगठन के साथ में समन्वय रखेगा, सैन्य प्रशासन के साथ में और केंद्र सरकार के विभागों के साथ में, दबाव समूह स्वयं सेवी संगठनों के साथ में, ग्रामीण व नगरीय स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के साथ में। आपदा निवारक अधिकारी के रूप में देखें, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। बाढ़, भूकंप, सूखा, अकाल, तूफान, ओलावृष्टि, महामारी, युद्ध, आतंकवादी गतिविधियों, आंतरिक विद्रोह, आंदोलनों, हिंसक वारदातों, सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में जनसाधारण की आशाओं का केंद्र बिंदु विशेषकर जिला कलेक्टर बन जाता है। इस स्थितियों में घायलों के उपचार की, मृतकों को परिजनों को सौंपने, विस्थापनों में खाने रहने और मुआवजों की राशि देने आदि को पुनर्स्थापित करने आदि की व्यवस्था कलेक्टर द्वारा की जाती है। प्रोटोकॉल कार्य देखें, यानी कि गणमान्य व्यक्तियों की अगवानी करना, जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, संवैधानिक आयोगों के अध्यक्ष आदि। निर्वाचन अधिकारी के रूप में MP, MLA, पंचायती राज, नगरीय निकाय, सहकारी समितियों आदि के चुनाव करवाना। नोट कलेक्टर MP के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण तथ्य, लाखीना पैटर्न क्या है? 1984 में अनिल कुमार लाखीना द्वारा महाराष्ट्र में शुरुआत की गई थी। इसका संबंध जिला प्रशासन शेष में कार्य, सरलीकरण, सिंगल विंडो सिस्टम जैसे नवाचार हुए हैं। जिला सरकार अवधारणा क्या है? 1999-2000 के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय मंत्री को जिले का प्रभारी बनाया गया था। उसके बाद देखिए उपखंड अधिकारी यानी SDO जिला या तहसील के मध्य आपका प्रशासनिक इकाई होती है। RS अधिकारी को नियुक्ति यानी कि सीधी भर्ती से या पदोन्नति द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवा द्वारा नियुक्ति देखें राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कार्यकाल निश्चित नहीं है। राजस्थान के कुल खंडों की संख्या 299 है। अन्य उत्तर प्रदेश में राजस्थान उपखंड अधिकारी होता है। तमिलनाडु के अंदर सब कलेक्टर होता है और महाराष्ट्र के अंदर प्रांत अधिकारी होता है। SDO को जिला कलेक्टर की आंख व कान भी कहते हैं। कार्य भूमिका देखें, भू राजस्व अधिकारी के रूप में नक्शे व भू अभिलेख तैयार करना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावरी, बंटवारे आदि कार्यों का निरीक्षण करना, भूमि सीमांकन व चिन्हीकरण संबंधी कार्य करना, उपखंड के फसल की स्थिति का आंकलन करना, 5000 वर्ग किलोमीटर तक भू रूपांतरण संबंधी कार्य करना, राजस्व संग्रहण करना, विभिन्न राजस्व विवादों का निपटारा करना, सरकारी भूमि व संपत्ति का अतिक्रमण करना और अतिक्रमण को रोकना। दोस्तों ठीक है, अतिक्रमण को रोकना, उपखंड में भू राजस्व से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना। उसके बाद में देखिए दंड नायक के रूप में क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार इस अधिकारी को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए गए हैं। उपखंड में कानून या शांति व्यवस्था बनाए रखता है। उपखंड में जेल व पुलिस थानों का निरीक्षण करता है। उपखंड में धारा 144 के लागू करना, ठीक है ना, उपखंड में धारा 144 लागू करना। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जन शिकायतों का निवारण व निस्तारण करना, गरीबी रेखा BPL के नीचे लोगों की पहचान करना, उपखंड क्षेत्र की जनता के लिए आवश्यक उपभोग की वस्तुओं जैसे गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, साबुन, चावल, कपड़ा आदि की उचित मूल्यों पर वितरण करवाना था, उनका निरीक्षण करना। राजस्व अभियानों का संचालन, प्रशासनिक गांवों के संग, न्याय आपके द्वार कार्यक्रम, आपका जिला आपके सरकार इत्यादि, ठीक है ना। प्रशासन गांवों के संग, न्याय आपके द्वार कार्यक्रम, आपका जिला आपके सरकार, इसी प्रकार जो जितने अभियानों का उनका संचालन करता है।
चुनाव अधिकारी के रूप में बीएलओ नियुक्त करना, उपखंड में चुनाव की व्यवस्था करना, मतदाता सूचियों का अद्यतन या उसका नवीनीकरण करवाना। एसडीओ लोकसभा विधानसभा चुनाव में सहायक रिटर्निंग अधिकारी होता है। न्यायिक अधिकारी के रूप में जिन प्रकरणों में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है वे प्रकरण इस प्रकार है: भूमि सीमा विवाद, चारागाह वन भूमि विवाद, भूमि अभिलेख एवं पंजीकरण के विवाद, भूमि नामांतरण विवाद, भूमि संपत्तियों का विभाजन तथा उत्तराधिकारी के प्रकरण, लगान मुक्ति, भूमि की जांच और निर्धारण और भूमि संबंधी मुआवजा आदि के प्रकरण होते हैं। उसके बाद देखिए तहसीलदार। तो राजस्थान में कुल तहसीलें 368 है। 339 प्लस 29 नई तहसील बनी है। नई तहसील 29 है। नियुक्ति आपके राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की जाती है। सीधी भर्ती द्वारा यानी 66% और पदोन्नति द्वारा 34% के द्वारा तहसीलदार उनके अंदर नियुक्ति की जाती है। प्रशिक्षण देखें राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RRT अजमेर में, APRTS टोंक में, ये 6.5 माह का होता है। 6.5 माह का होता है। कार्य देखिए भू राजस्व अधिकारी के रूप में जमाबंदी, नक्शे, नामांतरण आदि को सुरक्षित रखवाना, पटवारी कानून को गिरदावर कार्य कर निरीक्षण करना, नामांतरण निस्तारण का कार्य करना, भू राजस्व एकत्रित करवाना, आवासीय भूमियों का रूपांतरण करना, सीमा ज्ञान करवाना। जब क्या आएंगे आपके दंडनायक के रूप में 6 माह सजा व 200 रुपये जुर्माना लगाने की शक्ति है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जनगणना कार्य, तहसील स्तर पर शिकायतें सुनना, विभिन्न प्रमाण पत्र, मूल निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि देना, निर्वाचित नामावली तैयार करवाना, तहसील क्षेत्र पर राशन वितरण सुनिश्चित करना। उपपंजीयक के रूप में संपत्ति व विशेष के रूप में भूमि व तथा इमारतों के क्रय विक्रय का पंजीयन करवाना। उप राजकोष अधिकारी के रूप में उप राजकोष पर नियंत्रण रखना। राहतकारियों की भूमि देखें अकाल अनावृष्टि, बाढ़, महामारी, आगजनी आदि में सहायता व राहत पहुंचाने का दायित्व तहसीलदार का होता है। अन्य कार्य के रूप में देखिए सार्वजनिक निर्माण विभाग भूमि अवधित अधिकारी के रूप में कार्य करता है। नगर निगम जयपुर जोधपुर विकास प्राधिकरण तहसीलदार के रूप में कार्य करते हैं। वन विभाग देखें सहायक वन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। भू प्रबंधक विभाग या सहायक भू प्रबंधक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। आगे देखिए दोस्तों इसके अंदर है पटवारी भर्ती। राजस्व मंडल की अनुशंसा पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा की जाती है। भर्ती संबंधी नियम राजस्व मंडल द्वारा किया जाता है। नियुक्ति अधिकारी की जिला कलेक्टर होता है, ठीक है ना। नियुक्ति अधिकारी आपका जिला कलेक्टर होता है। स्थानांतरण देखिए जिले में कलेक्टर होता है, संभाग में DC होता है और राजस्व मंडल पर राजस्थान में कहीं भी। प्रशिक्षण देखें पटवार प्रशिक्षण के अंदर उदयपुर, जयपुर, गंगानगर, अलवर, कोटा आदि है। प्रशिक्षण के अंदर आपका उदयपुर, जयपुर, गंगानगर, अलवर, कोटा है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग हरिश्चंद्र माथुर द्वारा पटवारी का लेखपाल नाम सुझाया गया है। कार्य देखिए भू अभिलेख, नक्शों, रजिस्ट्रों, भूमि की प्रकृति, क्षेत्रफल, मालिकाना हक, फसल की स्थिति, सिंचाई के साधन, मानचित्र आदि का संधारण करना। जमाबंदी, मुकदमा विवरण, पंजिका, नामांकन, पंजिका सुधारण, गिरदावरी रिपोर्ट आदि को संरक्षित करना। भू राजस्व ग्रहण की बात करें, राजकोष में जमा करना, सरकार द्वारा निर्धारित लगान की वसूल करना, निर्धारित समय सीमा में राजस्व संग्रहण करना। भूमि सुधार की बात करें, सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु संचालित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, जैसे हदबंदी, चकबंदी, बंद व मजदूरी उन्मूलन आदि, ठीक है ना। राजस्व अभियानों की क्रियान्वयन देखें चकबंदी, हदबंदी अभियान और प्रशासन गाँव के संग न्याय आपके द्वार कार्यक्रम, भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण यानी राजस्व अभियानों की यह क्रियान्वयन है। आपातकाल सहायता देखा आपात सहायता, प्राकृतिक आपदा में फसलों के नुकसान का आंकलन व प्रभावी परिवारों की पहचान करना, जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप, सूखा, तंबाकू, टिड्डी दल आक्रमण आदि, ठीक है ना। ग्रामीण विकास, गाँव में कल्याणकारी विकास गाँव में कल्याणकारी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पटवारी की भूमिका प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण होती है। अन्य कार्य तहसीलदार को अतिक्रमण की रिपोर्ट करना, पशु गणना निर्वाचन कार्य में सहायता करना, सीमा ज्ञान करवाना, तहसीलदार को नामाकरण का प्रस्तुत करना, जनगणना संबंधी कार्य करना, भू स्वामित्व के संबंधित दस्तावेज प्रमाणित करना, अभिलेखों की नकल तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग देना। पुलिस अधीक्षक की बात करें, भारत में पुलिस अधीक्षक पद का सृजन 1808 में हुआ था। पुलिस उपाधीक्षक पद का सृजन 1902 में हुआ था। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कार्य करती है। पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति IPS सीधी भर्ती द्वारा होती है, IPS पदोन्नति द्वारा होती है। कार्यकाल देखें अनिश्चित या राज्य सरकार के प्रसाद तक होता है। पद की सुरक्षा है 196311 के तहत है। कार्य देखें जिला प्रशासन के स्तर पर पुलिस संगठन और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में संपर्क सूत्र का कार्य करता है। जिला पुलिस का नियंत्रण एवं नेतृत्व करता है। जिला कलेक्टर के साथ मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखता है। पुलिस संपत्ति, भवन, वाहन, हथियार, दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पुलिस कार्मिकों का मनोबल व अनुशासन बनाए रखता है। कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्य से पदोन्नति, स्थानांतरण, स्याही तक होता है, ठीक है ना। FIR प्रगति व निपटारे की समीक्षा करता है। जिले के डिकोय ऑपरेशन करना होता है। विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन का क्रियान्वयन ऑपरेशन AAG ऑपरेशन मिलाप करता है। अन्य विभागों के साथ समन्वय। पुलिस थानों व चौकियों का नियंत्रण व उसका निरीक्षण करता है। कमिश्नरेट व्यवस्था में सामान्यतः IG रैंक का अधिकारी होता है, जो अधिक सशक्त व मजिस्ट्रेट शक्तियों का युक्त होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम भैरों सिंह शेखावत द्वारा इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था।
प्रारंभ करने का प्रयास किए थे, ठीक है ना। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी 2011 से शुरू की है। राजस्थान में अशोक कमिश्नर प्रणाली 1 जनवरी 2011 से शुरू हुई है। जयपुर में प्रथम कमिश्नर थे BL सोनी, वर्तमान में है आनंद श्रीवास्तव। और प्रथम कमिश्नर जोधपुर के अंदर थे भूपेंद्र कुमार दत्त, और वर्तमान में है जोश मोहन। ये दोस्तों आंकड़ा दोस्तों ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। अभी के नए आंकड़े ध्यान में रख लेना इसके अंदर। आवश्यकता क्यों है? कार्य शीघ्रता से करने हेतु, पुलिस में मनोबल में वृद्धि करने हेतु, कलेक्टर कार्य कम करने हेतु, जनता को पुलिस व दंडनायक के कार्य एवं छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु। कमिश्नर की शक्तियाँ देखें, सशस्त्र लाइसेंस जारी करना, शांति भंग में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने का अधिकार, शहर में कर्फ्यू धारा 144 लगाने का अधिकार, CRPC के धारा 107, 124, 133, 134, 135, 144, 144A के तहत कार्य करता है। उसके बाद देखिए नागरिक अधिकार पत्र। नागरिक अधिकार पत्र क्या है? सिटीजन चार्ट एक प्रकार का दस्तावेज है जो किसी संगठन की सेवाओं की मानकता, सूचना, विकल्प, परामर्श तथा पहुंच व शिकायत निवारण तंत्र संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाता है। सर्वप्रथम सिटीजन चार्ट व्यवस्था जॉन मेजर के प्रयासों से ब्रिटेन में वर्ष 1991 में लागू हुई थी। जॉन मेजर द्वारा सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित व पुरस्कृत करने की योजना चार्ट मार्कअप स्कीम के नाम से प्रारंभ की गई थी। भारत में 1996 के मुख्य सचिवों के सम्मेलन एन एजेंडा फॉर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन व 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सिटीजन चार्टर व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। केंद्र सरकार ने सर्वप्रथम सिटीजन चार्ट 1997 में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने जारी किया था। राजस्थान में 1998 में खाद्य आपूर्ति विभाग अथवा नागरिक आपूर्ति विभाग तथा 1999 में राजस्व मंडल ने लागू किया था। NGO कॉमन कॉज यानी संचालन SD सोरी द्वारा संचालित आंदोलन ने भारत में इसकी भूमिका बनाई थी। सिटीजन चार्टर में शामिल बिंदु देखें, दृष्टिकोण व मिशन वक्तव्य होते हैं, संगठन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा होता है, उपभोक्ताओं का विवरण होता है, प्रत्येक ग्राहक समूह का उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं का उल्लेख होता है, शिकायत निवारण तंत्र इस तक पहुंच बनाने का मार्ग होता है। आवश्यकता प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने हेतु, प्रशासन को नागरिकों के अनुकूल बनाए रखने हेतु, प्रशासन व नागरिकों के समय की बचत के लिए ग्राहक सेवा को और सुविधाजनक बनाने हेतु, नागरिकों को सही जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु, नागरिकों के लिए शासन को सुगम बनाने हेतु। लाभ देखें, प्रभावी सेवा वितरण है, जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही है, पारदर्शिता में वृद्धि है, शिकायत के मामले में संपर्क सूत्र की जानकारी। आदर्श नागरिक अधिकार पत्र की व्यवस्था देखें, चार्टर सरल होना चाहिए, चार्टर उपभोक्ताओं से विचार विमर्श कर बनाया जाए, सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख हो, 6 माह में समीक्षा हो, स्थानीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद स्थानीय सेवाओं के अंदर देखें दोस्तों, आपकी स्थानीय ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के अंदर आपकी ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। और नगरीय स्थानीय स्वशासन के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, न्यास पत्न, ये सभी आते हैं, ठीक है ना। देखिए, भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का विकास स्वतंत्रता से पूर्व लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। श्री रिपन द्वारा लाए गए प्रस्ताव 1882 को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख मिला है। प्रथम पंचायती राज मंत्री SK डे थे। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में नागौर के बगदरी गांव में हुई थी। जुलाई 1879 में राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने हेतु 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया, जो राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। और संविधान का नया भाग 9 शीर्ष पंचायत व 11वीं अनुसूची में 19 विषय जोड़े गए, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची जोड़े गए और 29 विषय जोड़े गए। भारत सरकार द्वारा गठित पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समिति और उनके सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। राज्य सरकारों के स्थानीय निकायों को धन के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया। मंडल पंचायत व जिला परिषद है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। राज्य मंत्री परिषद में पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जाए। राजनीतिक चुनाव चिन्ह व चुनाव देना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। GVA के राव समिति, इस समिति में पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास का GV के राव समिति ने 1985 के अंदर इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास का। इस समिति ने जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्तंभ माना है। पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव पर बल दिया है। जिला विकास कमिश्नर के पद का सृजन का समर्थन किया है। कलेक्टर के नियामकीय विकासात्मक कार्य के विभाजन का समर्थन किया है। LM सिंधवी समिति 1986 के पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता सिफारिश की थी। पंचायती राज न्यायाधिकरणों की स्थापना पर बल दिया था।
उसके बाद गोडगिल समिति आई थी 1988 के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा व त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया था। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने पर बल दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण पर बल दिया था। राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का समर्थन किया था। अगर देखिए राजस्थान सरकार द्वारा गठित समितियां, शादी कली समिति 1964 में, इस समिति ने प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव हेतु एक वृहत निर्वाचन मंडल की स्थापना की सिफारिश की थी। उसके बाद गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 की है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक की नियुक्ति की जाए। हरलाल सिंह खरा समिति 1990 की है। कटारिया समिति 2009 की है और VS व्यास समिति 2010 की है। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता परिभाषा अनुच्छेद 343(1) के में ग्राम सभा है आपकी गठन ग्राम पंचायत सर्किल के सभी वयस्क मतदाता जिनका मतदाता सूची में उल्लेख हो से मिलकर बनेगी। अध्यक्षता सरपंच करेगा और बैठक संवैधानिक प्रावधान 6 माह में एक बार होनी जरूरी है। किंतु राजस्थान में 4 बैठकों का प्रावधान है, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 1 मई को। यदि सरपंच नहीं है तो सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच अध्यक्षता करेगा। सरपंच उप सरपंच दोनों अनुपस्थित होने पर ग्राम सभा के सदस्य अध्यक्ष का निर्धारण करते हैं। 8 मार्च और 14 नवंबर को विशेष परिस्थितियों में राजस्थान में 2 और बैठक बुलाई जा सकती है। गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/10 होने चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष पश्चात लाया जा सकता है जिसमें 3/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ग्राम सभा ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करती है, इसलिए इसको सामाजिक अंकेक्षण की इकाई कहा जाता है, अर्थात यह ग्राम विधायिका भी है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सटीक उदाहरण है। राजस्थान में पहली ग्राम पंचायत मोहाना जयपुर 1999 में बनी थी। राजस्थान में वार्ड सभा का गठन 2000 में किया गया था। अनुच्छेद 243(b) के अंदर त्रिस्तरीय प्रणाली है। ग्राम पंचायत पंचायती और उसके बाद में जिला परिषद एक राज्य जिसके आबादी 20 लाख से नीचे हैं वह मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। अनुच्छेद 343 ही कहती है राज्य सदस्यों और आपके सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी सदस्य सीधे चुने जाएंगे। प्रधान और जिला प्रमुख को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 343(d) कहते हैं सीटों के आरक्षण के अंदर SC/ST को जनसंख्या अनुपात महिलाओं का 1/3, किंतु राजस्थान में 50% है। 2009 में यह निर्णय 2010 में चुनाव से लागू हो गया था। OBC का आरक्षण देखें किस प्रतिशत 1999 से। पद्धति देखें चक्रीय है। अनुच्छेद 343(e) के अंदर पंचायतों की अवधि है 5 साल होगी। इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे भंग किया जा सकता है। यह चुनाव 6 महीने में पूरा किया जाएगा। और उसके अंदर F के अंदर देखें 343 F के अंदर सदस्यों के लिए योग्यता और अयोग्यता है। स्थानीय नागरिक है, आयु 21 वर्ष है, मतदाता सूची के नाम उल्लेखित होना चाहिए। अयोग्यता देखें राजस्थान सरकार लाभ का पद ग्रहण कर ले और नैतिक अधमता के कारण पद से हटाया गया हो, सरकारी नौकरी में हो, शारीरिक मानसिक रोगी हो, मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 में अपराधी घोषित किया गया हो, या फिर वर्ष 1995 के बाद 2 से अधिक बच्चे हो। राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 की धारा 19 में शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य किया था, किंतु वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। 2018 में संशोधन द्वारा कुष्ठ रोगी को निर्वाचन हेतु योग्य बनाया गया एवं दिव्यांग को परिवार की इकाई नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 243(g) के अंदर पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों, ग्राम पंचायत के कार्य, आर्थिक और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम बनाना, आर्थिक और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। अनुच्छेद 243(h) के अंदर पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ हैं, किसी राज्य की विधायिका के कानून द्वारा होती है। ठीक है ना। अनुच्छेद 243(h) के अंदर पंचायतों के द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ होती है, किसी राज्य की विधायिका के कानून द्वारा होती है। अनुच्छेद 243(i) के अंदर राज्य वित्त आयोग है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। राजस्थान अब तक 6 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके के मोयल थे। द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके हीरालाल देवपुरा है और उसके तृतीय वित्त आयोग के आपके मणिका चंद खुराना थे। उसके चौथे के BD कल्ला थे। 5वें के आपके श्रीमती ज्योति किरण थी और 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके प्रद्युम्न सिंह है। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके लक्ष्मण सिंह, जो सदस्य हैं वो आपके लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी भी है, तो ठीक है ना, लेकिन अध्यक्ष आपका प्रद्युम्न सिंह है। वित्त आयोग कार्य क्या है? राज्य द्वारा संग्रहित कर शुल्क फीस व राज्य पंचायतों के मध्य वितरण करना, राज्य संचित निधि से पंचायतों को अनुदान की सिफारिश करना, राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की सिफारिश करना। अनुच्छेद 343(j) के अंदर आपका पंचायत के लेखा परीक्षकों की संपरीक्षा है और के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग है। पंचायती राज संस्थाओं में संबंधित चुनाव की गतिविधियों को संपादित करता है। 243(l) के अंदर संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किन अपवादों तथा संशोधनों के साथ इन क्षेत्रों में लागू होगा। 243(m) के अंदर छूट प्राप्त करने वाले राज्य और क्षेत्र या अधिनियम नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और राज्य पर लागू नहीं होता है। 243(n) कहता है विद्यमान विधियों पंचायतों को बने रहना और 243(o) कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक लगा दीजिए। ठीक है ना।
अनिवार्य या स्वैच्छिक प्रावधान देखें। अनिवार्य प्रावधान, ग्राम सभा का गठन करना होगा। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होगी। आरक्षी आरक्षण SC और ST को दिया जाएगा। 5 वर्ष कार्यकाल निश्चित और विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः चुनाव होगा। 3 स्तरीय प्रणाली होगी। 20 लाख से कम जनसंख्या वहाँ पर 2 स्तर होंगे, मध्यम स्तर नहीं होगा। और महिला के लिए आरक्षण 1/3 सीटें रहेगी। राज्य चुनाव आयोग के राज्य वित्त आयोग बनेगा। चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, ठीक है ना। स्वैच्छिक या विवेकाधीन प्रावधान, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय पंचायतों को दिया जाना है। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों में MP तथा MLA को प्रतिनिधित्व देना होगा। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होगा। करों को वसूलने एकत्रित करने के लिए पंचायत को अधिकृत करता है। और कितनी जनसंख्या और पंचायतों का गठन किया जाएगा। महिलाओं को 1/3 से ज़्यादा आरक्षण देने के संदर्भ में ग्राम पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पर करवाने के संबंध में, ठीक है। उसके बाद शपथ लेने वाले देखें। सरपंच और जो शपथ लेने वाले और आपके दिलवाने वाले अधिकारी, सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच को पीठासीन अधिकारी दिलवाता है। प्रधान सदस्य या उप प्रधान को आपका SDO दिलाता है, SDO। और प्रमुख उप प्रमुख सदस्य को कलेक्टर दिलवाता है। त्यागपत्र देखें देने के लिए सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच आपके खंड विकास अधिकारी को देता है। और उप प्रधान पंचायत समिति के सदस्य आपके प्रधान को देते हैं। प्रधान, उप प्रधान तथा जिला परिषद सदस्य आपके प्रमुख जिला को देते हैं। और जिला प्रमुख आपके दोस्तों संभागीय आयुक्त को देता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना देखें। वर्तमान के अंदर जिला परिषद आपकी 33 है। जिला पंचायत समितियां आपकी 352 है। और ग्राम पंचायत आपकी 11,341 है। पंचायत समिति आपकी 352 और 11,341 आपकी ग्राम पंचायतें हैं। राजनीतिक प्रमुख जिला परिषद का जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के प्रधान व पंचायत समिति सदस्य होता है। और ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख आपका मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी होता है। और पंचायत समिति का BDO होता है। और ग्राम पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी होता है। चुनाव पद्धति देखें। जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष व जिला परिषद का सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। और इनके अंदर प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जबकि सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है पंचायत समिति में। और ग्राम पंचायत का सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष और पंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। त्यागपत्र देखें। जिला प्रमुख आपके संभागीय आयुक्त को देता है। और जिला परिषद सदस्य जिला प्रमुख को देते हैं। प्रधान, इसके अंदर प्रधान आपका जिला प्रमुख को देता है। और उसके बाद सदस्य आपके प्रधान को देते हैं। सरपंच, वार्ड पंच खंड विकास अधिकारी को देता है। सरपंच और वार्ड पंच आपके खंड विकास अधिकारी को इनकी त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर पैसा क्या है। पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, पंचायतों के प्रावधान अनुक्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम है। बुरिया समिति की सिफारिश पर आया था। वर्तमान में 10 राज्यों में और 5 अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। उद्देश्य देखें। भाग 9 के प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों के साथ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू करना। जनजातीय लोगों को स्व शासन प्रदान करना। भागीदारी लोकतंत्र के साथ ग्राम प्रशासन व ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनवाना। पारंपरिक प्रथाओं अनुरूप एक उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। आदिवासी समुदायों की परंपरा रीति रिवाजों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए है। वर्तमान में ये भारत में 10 राज्यों में लागू है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में 30 सितंबर 1999 को पैसा कानून लागू हुआ था। राजस्थान के जिले जिनमें पैसा लागू है तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली और सिरोही के अंदर टोटल 8 जिलों के अंदर पैसा कानून लागू है। 1999 से लागू हुआ, 30 सितंबर 1999 से। राजस्थान में पैसा कानून में 2011 में संशोधन के पश्चात विभिन्न प्रावधान है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। महिलाओं के विचारों को ग्राम सभा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना। शांति समिति का प्रावधान 33% महिलाएं होगी। अंधविश्वास, भूत सिद्धि, जादू व ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार का प्रावधान है। अप्रभावी निष्पादन के कारण देखें। नौकरशाही द्वारा अत्यधिक नियंत्रण, वित्त की कमी, सरकारी अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता, वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, ग्राम सभा की कमजोर स्थिति, समांतर निकायों का निर्माण, कमजोर संरचना। उपाय देखें। अधिक से अधिक विषयों को पंचायतों को सौंप दिया जाना चाहिए। कार्य क्षेत्र को 3 सत्रों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। संस्थानों को अपने स्तर पर कुछ कर लगाने का अधिकार होना चाहिए। महिला प्रतिनिधि को उनके अधिकारियों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा बीकानेर 1928 में मिला था। जिला आयोजन समिति का प्रावधान अनुच्छेद 243 के अंदर है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में यह समिति का प्रावधान है। इसकी अध्यक्षता जिला प्रमुख द्वारा की जाती है। इसके सदस्य 25 यानी 20 स्थानीय निकाय, 3 पदेन और कलेक्टर, CO, SEO व 2 मनोनीत राज्य सरकार द्वारा की जाती है। हरलाल सिंह खर्रा समिति की सिफारिश पर जिला प्रमुख 2003 में DRDA का अध्यक्ष बनाए गए थे। तो प्रथम जिला प्रमुख आपके चौधरी लिखमाराम जी थे। प्रथम जिला प्रमुख चौधरी लिखमाराम जी थे। शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रावधान 2014 से प्रारंभ व 2019 में समाप्त कर दिया गया। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद की स्थायी समितियां, प्रशासन
प्रशासन व संस्थापन होता है। वित्त व कराधान, विकास व उत्पादन कार्यक्रम, शिक्षा, ग्रामीण जल प्रदाय व सामाजिक सेवाएं। तो ये दोस्त आपका नगरीय स्वशासन, जो आपका स्थानीय स्वशासन था, जिसके अंदर हमने ग्राम सभा के बारे में देखा था, ग्राम पंचायत के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।